हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल केमिकल एजुकेटर्स। तो हम मूल कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ रहे थे और हमने मिली इक्विवेलेंट क्या है और उसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं उसके बारे में पढ़ लिया था। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं और हम पढ़ेंगे क्या कि मिली इक्विवेलेंट का एप्लीकेशन कैसे करेंगे हम, क्योंकि कुछ हमने उसको पढ़ लिया है पर उसका एप्लीकेशन अगर हमें पता नहीं तो कुछ फ़ायदा ही नहीं होगा। तो मिली इक्विवेलेंट का कैसे एप्लीकेशन करेंगे नॉर्मल आपका जो कैलकुलेशंस में, वो हम पढ़ेंगे। तो मैंने आपको बता दिया था कि स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या होता है और उसका कैसा होता है, ठीक है। तो अगर एक रिएक्शन है A प्लस बी गिविंग राइज टू C, एक रिएक्शन है, आप पकड़ लीजिए। तो उस टाइप का जब रिएक्शन रहता है तब क्या बोल सकते हैं हम कि मिली इक्विवेलेंट ऑफ A इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ B इक्वल टू हम बोल सकते हैं क्या, मिली इक्विवेलेंट ऑफ C, ठीक है। हम ऐसे बोल सकते हैं कब, जब नॉन ऑफ देम मतलब उनमें से कोई भी लिमिटिंग रिएजेंट ना हो, तब होगा क्या, मिली इक्विवेलेंट ऑफ A इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ B इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ C। ठीक, समझ में आया। और हम इसको नंबर ऑफ मोल्स के हिसाब से भी देख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स के हिसाब से भी देख सकते हैं। अगर इसको हम नंबर ऑफ मोल्स के हिसाब से देखें तो क्या होता है कि रिएक्टेंट से आप देख लेना क्या करना है, ठीक है। तो रिएक्टेंट में आपको देखना है कि कौन सा लिमिटिंग है या कौन सा लिमिटिंग नहीं है। अगर लिमिटिंग रिएजेंट प्रेजेंट हो तो हम बोलते हैं कि मिली इक्विवेलेंट ऑफ जो रिएक्टेंट है जो कि लिमिटिंग रिएजेंट है इक्वल टू बोलते हैं मिली इक्विवेलेंट ऑफ प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं, मिली इक्विवेलेंट ऑफ रिएक्टेंट जो कि लिमिटिंग रिएजेंट है इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ प्रोडक्ट। तो पहले हम इस कॉन्सेप्ट को यूज करके क्या करेंगे, इस कॉन्सेप्ट को यूज करके हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उसके बाद मैं आपको बता भी दूंगा कि कैसे नंबर ऑफ मोल्स को यूज करके भी आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो जनरली जब हमको कोई सॉल्यूशन जैसा दिया, मतलब यहाँ पे मोलारिटी गिवन हो या कुछ वैसा गिवन हो, तो हम क्या करते हैं, नॉर्मली मिली इक्विवेलेंट वाला पाथ यूज करते हैं। और अगर मतलब गैसियस रिएक्शन ही हो, मतलब सिर्फ गैसियस रिएक्शन हो, उस केस में हम क्या करते हैं, यूज करते हैं किसको, नंबर ऑफ मोल्स का फैक्टर। तो मिली इक्विवेलेंट यूज करने में एक प्लस पॉइंट है कि केमिकल रिएक्शन अगर बैलेंस भी ना हो तो आपको स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट के बारे में ज्यादा नॉलेज ना हो, फिर भी आप इसको क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। ये प्लस पॉइंट इस मेथड में रहता है। तो मिली इक्विवेलेंट ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट प्रोडक्ट हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, मिली इक्विवेलेंट ऑफ रिएक्टेंट 1 हो जाएगा, ठीक है, जो कि रिएक्टेड रहेगा। मतलब अगर दो रिएक्टेंट है, पकड़ लीजिए A और B, अगर A एक्सेस में है, अगर A एक्सेस में है तो हम लिमिटिंग रिएजेंट किसको बोलेंगे, B को बोलेंगे लिमिटिंग रिएजेंट। मतलब वो लिमिट कर रहा है कि कितना लिमिट तक रिएक्शन होगा, वो हमें B बता दे रहा है, ठीक है। तो मैं क्या बोलूंगा तब, मिली इक्विवेलेंट ऑफ B इक्वल टू बोल सकता हूं मिली इक्विवेलेंट ऑफ A क्या, रिएक्टेड, जितना A रिएक्टेड होगा, क्योंकि अगर B कम है तो B के साथ A का रिएक्शन हो रहा है। तो अगर B खत्म हो गया तो A का क्या होगा, रिएक्शन नहीं होगा, मतलब A कुछ रिएक्शन के बाद भी बच जाएगा, ठीक है। इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ मैं क्या बोलूंगा, प्रोडक्ट जो है C। कब बोलूंगा, जब लिमिटिंग रिएजेंट B होगा। तो मैं बोलूंगा B को लिमिटिंग रिएजेंट, और मैं बोल सकता हूं ऐसे भी कि A मेरा एक्सेस में है, A मेरा एक्सेस में है, ठीक है। तो लिमिटिंग रिएजेंट कैसे हम फिगर आउट करते हैं, हम क्या करेंगे, मिली इक्विवेलेंट ऑफ A और मिली इक्विवेलेंट ऑफ B हम निकाल देंगे। मतलब रिएक्टेंट का हम मिली इक्विवेलेंट निकाल देंगे, और उनमें से, इन दोनों में से जिसका मिली इक्विवेलेंट कम हो, अगर इसका मिली इक्विवेलेंट लेस है तो मैं बोलूंगा कि लिमिटिंग रिएजेंट है मेरा B और एक्सेस में है क्या, एक्सेस में है मेरा A। ऐसे में बोलूंगा अगर B का मिली इक्विवेलेंट कम हो, मतलब जिस रिएक्टेंट का मिली इक्विवेलेंट कम रहेगा, सबसे कम रहेगा, वही हमारा क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट होगा। तो आप इसको शॉर्ट हैंड में नोट डाउन कर लीजिए।
बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। इसको आप रिएक्टेंट 1 रिएक्टेंट लिख सकते हैं और अदर रिएक्टेंट विच इज रिएक्टेंट लिख सकते हैं। आपको सिर्फ समझने के लिए जरूरत है, तो मैं समझने के लिए ये आपको बता दिया, ठीक है। और इसको ऐसे भी लिख लीजिए, मिली इक्विवेलेंट ऑफ रिएक्टेंट क्या, रिएक्टेड। ओके, तो अभी हम कुछ क्वेश्चन कर देते हैं, तो इसको आपको अच्छे तरह से इसके ऊपर आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन करते हैं मिली इक्विवेलेंट का एप्लीकेशन का। तो क्वेश्चन लिखिए 1.2 ग्राम ऑफ 1.2 ग्राम ऑफ magnesium is allowed to react with 0.2 molar H2SO4. Then calculate एक में दिया है वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस इवॉल्व एट एसटीपी। सेकंड में दिया है कि वॉल्यूम ऑफ H2SO4 रिएक्टेड, वॉल्यूम ऑफ H2SO4 रिएक्टेड, ठीक है। तो ऐसे मेरा दिया है, ये मेरा एसटीपी पे मांगा है, पर ये मेरा नॉर्मल कंडीशन पे ही मांगा है। अगर एसटीपी गिवन हो तो आप एसटीपी वाला कंडीशन यूज करना, अगर एसटीपी गिवन ना हो, जैसे इस सेकंड बिट में किया है, तो आपको आप वो यूज नहीं कर सकते, अगर कर लेंगे यूज तो गलत हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, जिस क्वेश्चन में दो रिएक्टेंट का मिली इक्विवेलेंट गिवन ना हो, सिर्फ एक रिएक्टेंट का ही मिली इक्विवेलेंट इधर दिया है, अच्छी तरह से देखिए, इधर सिर्फ एक ही रिएक्टेंट का मिली इक्विवेलेंट दिया है, दूसरे का दिया नहीं है। मतलब क्या है, कोई भी एक्सेस में नहीं है, कोई भी एक्सेस में नहीं है, आप समझ सकते हैं, क्योंकि बोल दिया कि 1.2 ग्राम ऑफ Mg इज रिएक्टेड टू 0.2 मोलर H2SO4। कितना वॉल्यूम के साथ रिएक्ट किया है तो दिया नहीं है, तो लिमिटिंग तो है ही नहीं, वो कोई भी लिमिटिंग नहीं है, दोनों ही क्या हो रहे हैं, कंप्लीटली रिएक्ट हो रहे हैं। तो आप इजी मेथड में ये याद रख सकते हो कि अगर दो रिएक्टेंट का मिली इक्विवेलेंट दिया है और मिली इक्विवेलेंट अगर आप निकालने का पॉसिबिलिटी कुछ है, आपको पूरा डाटा गिवन है, तो आप उन दोनों में कंपेयर करके लिमिटिंग रिएजेंट डिटरमाइन कर सकते हो। पर अगर ऐसा कुछ दिया नहीं है तो आपको पकड़ के चलना पड़ेगा क्या, कि दोनों ही कंप्लीटली रिएक्ट होंगे, नहीं तो क्वेश्चन में लिख भी दिया होगा कि दोनों कंप्लीटली रिएक्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे, देखिए, रिएक्शन आप चाहे तो लिख भी सकते हैं, क्या होगा, Mg प्लस H2SO4 देगा क्या, MgSO4 प्लस H2 गैस देगा, है ना। ये फॉर्मेशन होगा, मतलब प्रोडक्ट में H2 फॉर्मेशन होगा और रिएक्टेंट तो मेरा 2 है। तो मैं पहले क्या करूंगा, मैं पहले मिली इक्विवेलेंट निकाल दूंगा, किसका, Mg का। तो कैसे निकालते हैं, वेट गिवन है, मतलब क्या होता था, वेट बाय मोलर वेट इंटू वैलेंसी फैक्टर इंटू 1000 होता था, वेट इंटू मोलर वेट इंटू वैलेंसी फैक्टर इंटू 1000 होता था। तो मेरा वेट कितना गिवन है, 1.2 ग्राम। मोलर वेट आपको पता है मैग्नीशियम का 24 होता है। वैलेंसी फैक्टर मैग्नीशियम का आपको मैंने बताया था क्या होगा, 2 होगा, क्योंकि Mg 2+ बनाता है, शॉर्टकट बताया था मैं। इंटू क्या हो जाएगा, 1000, है ना। इसको अगर डिवाइड किए तो क्या हो जाएगा, 0.1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 इंटू 1000 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा मेरा क्या, मिली इक्विवेलेंट। तो मेरा मिली इक्विवेलेंट का वैल्यू हो गया क्या, 100। तो ये हो गया मेरा पहला स्टेप,
ठीक है, आप नोट डाउन कर लीजिए यहाँ तक। मिली इक्विवेलेंट ऑफ मैग्नीशियम मेरा निकला क्या 100। अच्छे तरह से देखिए मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूं। अगर आपका एक बार मिली इक्विवेलेंट में अगर आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो गया तो आपका कभी भी कुछ गलत नहीं होगा, आपका मोल कॉन्सेप्ट का कोई भी प्रॉब्लम गलत नहीं होगा। इसीलिए इसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिए। तो पहला स्टेप आप लोगों को पता चल गया, मिली इक्विवेलेंट ऑफ mg क्या निकल गया 100 निकल गया, आया ना। तो पहला बीट में मेरा क्या मांगा है, वॉल्यूम ऑफ H2 गैस इवॉल्व, आया ना। तो मैं लिख सकता हूं कि मिली इक्विवेलेंट ऑफ mg इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ क्या H2SO4 इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ क्या निकला था MgSO4 इक्वल टू क्या लिख सकता हूं मिली इक्विवेलेंट ऑफ H2, ये मैं लिख सकता हूं, हाँ या ना। तो मिली इक्विवेलेंट ऑफ mg कितना था 100 था। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि मिली इक्विवेलेंट ऑफ H क्या दिया है पहले H2 इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ mg इक्वल टू क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। उसके बाद बोला है कि वॉल्यूम कैलकुलेट करना है किस में एट STP में, वॉल्यूम कैलकुलेट करना है एट STP में। अगर यहाँ पे STP ना लिखा हो, कोई जगह लिखता भी नहीं है, पर वॉल्यूम मांगा है और कुछ मोलारिटी फोलारिटी दिया नहीं है, उसका मतलब आपको STP कंडीशन ही पकड़ना पड़ेगा। पर क्वेश्चन में गिवन होगा STP, ये आपको स्पेसिफिकली गिवन होगा क्वेश्चन में, ठीक है। तो मिली इक्विवेलेंट ऑफ H2 मतलब क्या होगा, गिवन वॉल्यूम एट STP, आया ना, इन लीटर डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 22.4 लीटर, आया ना, इनटू वैलेंसी फैक्टर इनटू 1000 इक्वल टू क्या हो गया मेरा 100 हो गया। समझ में आया। गिवन वॉल्यूम एट STP डिवाइडेड बाय क्या है लीटर इनटू वैलेंसी फैक्टर इनटू 100, समझ में आया। उसके बाद क्या करेंगे देखिए, तो गिवन वॉल्यूम हमें पता नहीं, वो हमें निकालना है, उसको मैंने V लिख दिया और उसको मैंने क्या लिख दिया VH2 लिख दिया, डिवाइडेड बाय 22.4 इंटू वैलेंसी फैक्टर H2 का कितना होता था 2 होता था, इंटू 1000 इक्वल टू क्या होगा 100। दैट इम्प्लाइज क्या हो जाएगा VH2 इक्वल टू 100 इंटू 22.4 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1000। काट देते हैं, ये कटा तो ये हो गया कितना 11.2 बाय 10 इक्वल टू 1.12 लीटर, 1.12 लीटर हुआ मेरा आंसर। तो 1.12 लीटर हुआ मेरा आंसर। उसको हम ml में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ml में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1120 ml भी हो जाएगा। तो मेरा वॉल्यूम ऑफ H2 क्या हो गया 1120 ml और 1.12 लीटर हो, ठीक है, क्योंकि 1 लीटर होता है 1000 ml। तो ये मेरा पहला पार्ट सॉल्व हो गया। अभी दूसरा बिट में मेरा क्या मांगा है देखिए, मेरा जो दूसरा बिट है वहां पे मांगा है कि मिली इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 मांगा है, क्योंकि पूरा रिएक्टेंट रिएक्शन हो रहा है, मतलब मिली इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 रिएक्टेड जो है वही उसका मिली इक्विवेलेंट हम लिख सकते हैं। इक्वल टू क्या हो जाएगा MEQ ऑफ, हम लिख सकते हैं क्या mg इक्वल टू क्या हो जाएगा 100। दैट इम्प्लाइज मिली इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 गिवन क्या है देखिए, H2SO4 का कॉन्सेंट्रेशन क्या दिया है देखिए आप, क्या दिया है 0.2 मोलर H2SO4 दिया था, आया ना। तो मोलारिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर इंटू क्या होता है V in ml इक्वल टू 100, आया ना। 0.2 दिया है इंटू वैलेंसी फैक्टर H2SO4 का कितना होता है 2 होता है, 2 इंटू वॉल्यूम हमें पता नहीं, वही हमें मांगा है। दैट इम्प्लाइज वॉल्यूम इक्वल टू क्या हो जाएगा 100 बाय 0.2 इंटू 2 इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ 1000 बाय क्या 4 क्या होता है 0.25 इंटू 1000 इक्वल टू मल्टीप्लाई कर देने से क्या हो गया 250 ml आ गया मेरा आंसर, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम इन क्या लिखा है ml होगा, आया ना। तो मेरा 250 ml हो गया आंसर। कितना इजी क्वेश्चन है देखिए,
सिर्फ मिली इक्विवेलेंट इक्वल कर दो, सब प्रॉब्लम सॉल्व। तो आप नोट डाउन कर लीजिए इसे। ठीक है, अभी हम और एक क्वेश्चन करेंगे जिसमें लिमिटिंग रिएजेंट का इन्वॉल्वमेंट होगा। लिमिटिंग रिएजेंट का क्या होगा? इन्वॉल्वमेंट होगा। तो क्वेश्चन लिखिए। मूल कॉन्सेप्ट को समझने का सबसे इजी तरीका क्वेश्चन सॉल्व करके ही होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखिए 400 ml 1 molar H2SO4 was allowed to react with 200 ml 5 molar NaOH. Then calculate पहला दिया है amount of salt formed, दूसरा दिया है number of moles of salt formed, तीसरा दिया है molarity of the salt, ठीक है। मोलरिटी ऑफ द सॉल्ट, और चौथा दिया है मोलरिटी ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट आफ्टर the reaction, molarity of the reactant left after the reaction। ठीक है, तो क्वेश्चन आप अच्छी तरह से नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन में क्या क्या दिया है पहले नोट डाउन कर लीजिए। 400 ml ऑफ 1 मोलर H2SO4 दिया है, प्लस दिया है 200 ml ऑफ 5 मोलर NaOH दिया है, आया ना? ये दोनों रिएक्टेंट दिया है। तो आप सबको पता है NaOH H2SO4 के साथ मिल के क्या देगा? Na2SO4 प्लस क्या देगा? H2O देगा, हाँ या ना? ये सबको पता है। तो इसको अगर बैलेंस कर दें तो क्या हो जाएगा? ऐसे वो बैलेंस हो जाएगा, ऐसे वो बैलेंस हो जाएगा। आप बैलेंस नहीं भी करोगे
तो भी मिली इक्विवेलेंट के केस में क्या हो जाएगा, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अभी क्या पूछा था आपको, पहले मिली इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्ट फॉर्म पूछा था। तो पहले आपको बोला था जब दो रिएक्टेंट का मिली इक्विवेलेंट निकल सकेगा या कॉम्प्लीटली रिएक्टेड नहीं लिखा है तब क्या करेंगे, हम मिली इक्विवेलेंट कैलकुलेट करेंगे। तो मैं पहले क्या कैलकुलेट किया, मिली इक्विवेलेंट किसका, H2SO4 का, क्या हो गया, मोलारिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर इंटू वॉल्यूम इन ml 800। उसके बाद मैं कैलकुलेट किया मिली इक्विवेलेंट किसका, NaOH का, क्या हो गया 5 इंटू 1 इंटू 200, तो क्या हो गया, ठीक है 1000 हो गया। तो मिली इक्विवेलेंट किसका लेस है, मिली इक्विवेलेंट H2SO4 का लेस है, इसीलिए H2SO4 क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट होगा। तो मैं बोल सकता हूं कि मिली इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaOH रिएक्टेड, मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaOH रिएक्टेड इक्वल टू मैं बोल सकता हूं मिली इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्ट फॉर्म। सॉल्ट फॉर्म मतलब कौन सा है, Na2SO4 को क्या बोलते हैं, हम सॉल्ट बोलते हैं, हाँ या ना। तो अभी मुझे पहले निकालने के लिए क्या बोला है, अमाउंट ऑफ सॉल्ट फॉर्म निकालने के लिए बोला है। तो मैं पहले क्या करूंगा, MEQ ऑफ सॉल्ट निकाल दूंगा, हाँ या ना, इक्वल टू क्या होगा, MEQ ऑफ H2SO4 जो कितना निकला है 800। तो सॉल्ट जो निकालना है, सॉल्ट का अमाउंट निकालना है, हाँ या ना। तो अमाउंट कैसे निकालेंगे, अमाउंट कैसे निकालेंगे बोलिए आप, अमाउंट निकालने के लिए हम वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट करेंगे और उसका अमाउंट हम निकालेंगे, ठीक है। तो अमाउंट क्या होगा, वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट इंटू वैलेंसी फैक्टर इंटू 1000 इक्वल टू 800 फाइन। तो वेट कितना है, वेट कितना है इसका कुछ हमें पता नहीं है, W मोलर वेट कितना है कैलकुलेट कीजिए। सोडियम है उसका कितना होता है 23 होता है, हाँ या ना। सल्फर का होता है 32, ऑक्सीजन का होता है कितना 16। तो MNA2SO4 क्या होगा 23 प्लस 2 इंटू 23, 2 है Na, तो 2 इंटू 23 प्लस 32 प्लस 4 इंटू 16, हाँ या ना। तो ये हो गया कितना 46 प्लस 32 प्लस ये कितना होता है 64 होता है या नहीं, 64 हो गया, मिला दीजिए तो कितना हो गया 6 और 4 मिलके 10 हो गया, 12 2 7, ये हो गया कितना 4 3 7 7, 1 मिलके हो गया 8 8 6 कितना हो जाता है 14, हाँ या ना। तो इतना हो गया इसका क्या मोलर वेट लिखे हुए, तो ये आ जाएगा ग्राम में, इसका मोलर वेट हो गया इतना, ठीक है। पता चला, तो नॉर्मल कैलकुलेशन है, बहुत इजी कैलकुलेशन है। तो 142 ग्राम हो गया। तो मैं लिखूंगा क्या 142 ग्राम इनटू वैलेंसी फैक्टर कितना होगा उसका कैलकुलेट करने के लिए बोला था, जो कोफिशिएंट होता है मल्टीप्लाई कर दीजिए 2, Na2SO4 का क्या होगा 2 होगा इंटू 1000 इक्वल टू क्या हो गया 800, हाँ या ना। इतना तो समझ में आ गया। यहां से हम वेट निकाल देंगे, तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा 800 इंटू 142 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1000, तो ये हो गया 400 कैंसल आउट हो गया 2, तो कितना हो गया ये 865 568 बाय 10, तो हो गया 56.8 ग्राम। 56 पॉइंट क्या हो गया 8 ग्राम सॉल्ट हमारा फॉर्म हो गया है। तो आप यहां तक नोट डाउन कर लीजिए, 56.8 ग्राम क्या हो गया सॉल्ट फॉर्मेशन हो गया। अमाउंट ऑफ सॉल्ट हमें मिल गया। अभी नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलेगा,
डिवाइड कर देना 142 से, हाँ या ना। और आप इजी वे में भी कर सकते हो। ये है हमारा क्या, नंबर ऑफ मोल्स, हाँ या ना, यही हमारा नंबर ऑफ मोल्स। तो 800 से ये डिवाइड कर दोगे तो जितना निकलेगा उतना ही हमारा आंसर आएगा। तो पहले ये नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद मांगा है सेकेंड बिट में, ये तो फर्स्ट बिट हो गया। नंबर ऑफ मोल्स मांगा है किसका, सॉल्ट का। तो कैसे कैलकुलेट करोगे, देखिए नंबर ऑफ मोल्स अगर मांगा है तो यहां से हम डायरेक्ट कैलकुलेट कर देंगे। कैसे, मिली इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्ट इक्वल टू क्या करेंगे, मिली इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4। आप वहां से भी वेट मिला है, वेट बाय मोलर वेट कर सकते हो, पर ये वाला मुझे लगा इजी होगा। इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स इनटू किसका, सॉल्ट का, इनटू क्या हो जाएगा, वैलेंसी फैक्टर इनटू 1000 इक्वल टू क्या हो गया, 800, आया ना। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो गया, सॉल्ट का वैलेंसी फैक्टर क्या था, सॉल्ट का वैलेंसी फैक्टर था 2, तो वैलेंसी फैक्टर की जगह में 2 पुट कर दिया, इक्वल टू 800 बाई 2 इंटू 1000, आया ना। कैंसल आउट 400, 0.4 निकल गया मेरा, क्या 0.4 निकल गया मेरा सॉल्ट का नंबर ऑफ मोल्स। जीरो 0.4 निकल गया मेरा सॉल्ट का नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अभी तीसरा क्वेश्चन में क्या मांगा है, देखिए तीसरा क्वेश्चन में मांगा है मोलारिटी ऑफ सॉल्ट। ठीक है, तो मोलारिटी ऑफ सॉल्ट कैसे कैलकुलेट करें, मोलारिटी ऑफ सॉल्ट कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है, मोलारिटी ऑफ सॉल्ट। ठीक है, तो मोलारिटी ऑफ सॉल्ट क्या करना है हमें, नंबर ऑफ मोल्स हमें मिल गया कितना, 0.4, हाँ या ना। तो मोलारिटी क्या होता है सॉल्ट का, नंबर ऑफ मोल्स इनटू 1000 बाई क्या होता है, V होता है, वॉल्यूम इन ml होता है, हाँ या ना। तो जब रिएक्शन, अभी हमें देखना है कि नंबर ऑफ मोल्स तो हमें मिल गया 0.4 इंटू 1000, हमें अभी क्या नहीं मिला है, वॉल्यूम नहीं मिला है। ठीक है, तो वॉल्यूम कैसे मिलेगा, जब हम रिएक्शन कर दे रहे हैं, जब हम उनको मिला के उनका रिएक्शन कर दे रहे हैं, तब क्या हो रहा है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जा रहा है, टोटल 400 प्लस 200 इक्वल टू 600 ml हो जा रहा है, क्योंकि दोनों मिल जा रहा है, और कोई तो लिक्विड नहीं है ना, H2SO4 और NaOH है, तो दोनों मिलके क्या कर रहे हैं, टोटल वॉल्यूम बना दे रहे हैं। इसको हम VT भी लिख सकते हैं, V टोटल इक्वल टू क्या हो जाएगा, 600 हम पुट कर देंगे, आया ना। तो क्या हो गया, ये कैंसल आउट हो गया, तो 4/6 हो गया। 4/6 को हम क्या लिख सकते हैं, 2/3 लिख सकते हैं। 2/3 मतलब कितना होगा, 0.66, 0.66 मोलर भी हम बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं, और हम बोल सकते हैं इसको 0.66 क्या था, ग्राम, 0.66 मोल लीटर इनवर्स। हम इसको 0.66 मोलर भी बोल सकते हैं, नहीं तो 0.66 मोल लीटर इनवर्स भी बोल सकते हैं। तो मेरा सॉल्ट का मोलरिटी भी मुझे मिल गया, तो थर्ड नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अभी फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखिए,
दिया है कि मोलरिटी ऑफ द रिएक्टेंट लेफ्ट आफ्टर द रिएक्शन, मोलरिटी ऑफ द रिएक्टेंट लेफ्ट आफ्टर द रिएक्शन क्या होगा वो पूछा है, क्या होगा वो पूछा है। ठीक, वो भी आप निकाल सकते हो। तो जो रिएक्टेंट बच गया है, पकड़ लीजिए कुछ रिएक्टेंट बच गया है, उसका कितना ml बचा है वो तो हम स्पेसिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि रिएक्शन हो गया मतलब उसका वॉल्यूम क्या हो गया है, 600 ml हो गया है। तो हम मोलारिटी भी कैलकुलेट उसका करेंगे कहां से, 600 ml के कंपैरिजन से ही कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया, हाँ या ना, आ गया होगा। तो इसको आप पहले नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, अभी क्या दिया है, फोर्थ नंबर देखिए, हमें निकलना है मोलरिटी ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट निकालना है। तो कौन बचा, NaOH बचा। तो हमें क्या है, मोलरिटी ऑफ NaOH जो बचा है वो निकालना है, जो बचा है वो निकालना है। ठीक है, तो उसके लिए पहले क्या करेंगे हम, मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaOH लेफ्ट हमें निकालना पड़ेगा, आया ना। इक्वल टू क्या हो जाएगा, NaOH टोटल मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaOH माइनस क्या हो जाएगा, मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaOH रिएक्टेड। तो मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaOH रिएक्टेड क्या होगा, 800 होगा, जितना मिली इक्विवेलेंट ऑफ क्या है, H2SO4 है। तो मैं इसको क्या लिखूं, MEq NaOH माइनस MEq NaOH क्या लिख सकता हूं, रिएक्टेड, और इसको लिख दूंगा डायरेक्ट MEq H2SO4 लिख सकता हूं, हाँ या ना। इक्वल टू मैं क्या लिख दूंगा, देखिए MEq NaOH है 1000, ये है 800, इक्वल टू कितना बचा, 200 बचा मेरा MEq NaOH, हाँ या ना। तो MEq NaOH क्या होता है, MEq NaOH को मैं लिख सकता हूं मोलरिटी ऑफ NaOH लेफ्ट इनटू क्या लिख सकता हूं, इसका वैलेंसी फैक्टर जो क्या होता है 1 होता है, इनटू वॉल्यूम जो हमें पता है कितना होगा वॉल्यूम उसका, और इसको आप लिख लीजिए, नेक्स्ट स्टेप में चेंज कर लेंगे, वैलेंसी फैक्टर इनटू वॉल्यूम इन ml इक्वल टू 200 हम लिख सकते हैं, इक्वल टू हम 200 लिख सकते हैं। तो यहां तक सबको समझ में आ गया, यहां तक सबको समझ में आ गया होगा, पूरा इजी है, हाँ या ना। तो यहां तक नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद देखिए हम क्या करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए मोलरिटी ऑफ NaOH इक्वल टू क्या हो जाएगा, 200 डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर इनटू वॉल्यूम इन ml। तो क्या हो गया, ये 200 हो गया, वैलेंसी फैक्टर NaOH का 1 होता है, और वॉल्यूम कितना हो जाए, 400 प्लस 200 हो गया है 600। तो ये हो गया क्या, 2/6, है ना। मोलरिटी हो गया क्या, 2/6, 2/6 हो गया, मतलब इसको क्या लिख सकते हैं, 0.33 हाँ या ना, मोल लीटर इनवर्स। तो इतना हमारा NaOH क्या हो गया है, लेफ्ट है, सॉल्यूशन में लेफ्ट है, लेफ्ट इन 600 ml सॉल्यूशन, 600 ml सॉल्यूशन। अगर हमें पूछ लिया कि ओरिजिनल जो सॉल्यूशन हमने दिया है
ओरिजिनल जो NaOH का सॉल्यूशन दिया है वहां पे कितना लेफ्ट है। अगर पूछ दिया कि ओरिजिनल कितना जो NaOH का सॉल्यूशन है उसमें कितना लेफ्ट है तो हम वो भी निकाल सकते हैं। M of NaOH left in original 200 ml of solution, उसके बारे में भी हम बोल सकते हैं। ये तो हमने 600 ml के लिए लिया था, अभी हम 200 ml के लिए भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे इसको यूज करके, ये मैं बता नहीं रहा हूं, आपको जब टाइट्रेशन पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। क्या करना है हमें, M1 वैलेंसी फैक्टर M1 वैलेंसी फैक्टर इंटू V1 इक्वल टू M2 इंटू वैलेंसी फैक्टर इंटू 2 इंटू V2। मतलब इसका मिली इक्विवेलेंट और उसका मिली इक्विवेलेंट हमें इक्वल कर देना है। ये आपको मैं अच्छी तरह से पढ़ाऊंगा कब, जब मैं आपको टाइट्रेशन पढ़ाऊंगा। ठीक है, समझ में आ गया। ये हो गया मोलरिटी। उसके बाद क्या दिया है, उसके बाद दिया है कि और एक क्वेश्चन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH लेफ्ट कितना है उसके बारे में हमें पूछा है। हाँ या ना, वो भी पूछा है। तो मैं क्या कर सकता हूं, मोलरिटी इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, नंबर ऑफ मोल्स इनटू 1000 बाय वॉल्यूम इन ml लिख सकता हूं। दैट इंप्लाइज नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम इन ml डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 1000 डिवाइडेड बाय हो गया क्या 1000। हाँ या ना, सबको पता है। तो यहां से मैं निकाल सकता हूं क्या, मेरा वैल्यू। यहां से मैं क्या निकाल सकता हूं, मेरा वैल्यू। ठीक है, इक्वल टू लिख दिया मैं, मोलरिटी हो गया 0.33, ये हो गया 600 मेरा वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 1000, कैंसल आउट हो गया। 6 में अगर इसको मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा, 3 इंटू 6 हो जाएगा 18, 9 1.98। हाँ या ना, 1.98 डिवाइडेड बाय क्या हो गया 10, मतलब 0.198 हो गया, नियरली इक्वल टू क्या हो गया 0.2 हो गया। समझ में आया। हाँ या ना, तो 0.2 हो गया इसका क्या, नंबर ऑफ मोल्स। 0.2 हो गया इसका नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, उसके बाद यहां से आप एप्लीकेशन देख सकते हो। आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मांगा है तो भी आप कर सकते हो। कैसे, अगर मुझे मांगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ NaOH लेफ्ट, तो मैं क्या कर दूंगा, इक्वल टू कर दूंगा नंबर ऑफ मोल्स इंटू Na कर दूंगा। हाँ या ना, तो हो गया 0.2 Na, 0.2 Na। ठीक है, कितना इजी है देखिए, बहुत इजी है, नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, समझ में आ गया कि अगर लिमिटिंग रिएजेंट दिया है तो कैसे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, सबको तो समझ में आ गया हो। तो आप इस टाइप का सब क्वेश्चन कर सकते हो। अभी और 2 क्वेश्चन देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन भी एग्जाम में आ जाता है, अगर आया तो, कि उस क्वेश्चन में क्या होगा।
तो क्वेश्चन है देखिए, 6.3 ग्राम ऑफ कॉपर इज अलाउड टू react with excess of 200 ml H2SO4, 200 ml H2SO4, then calculate, 1 में दिया है वॉल्यूम ऑफ गैस इवॉल्व, कौन सा गैस, हाइड्रोजन, तो H2 गैस इवॉल्व। बी में दिया है मोलरिटी ऑफ H2SO4, ऐसे हमें निकालने के लिए क्वेश्चन में दिया है। तो देखिए इसका अगर आंसर मांगा होगा तो इसमें तो पहले आप जानिए कि इसमें कॉपर और डाइल्यूट H2SO4 अगर दिया है तो उनका रिएक्शन नहीं होता, रिएक्शन नहीं होता, उनका रिएक्शन क्या होता है, नहीं होता, और वो हाइड्रोजन गैस इसलिए लिबरेट नहीं करते, हाइड्रोजन गैस वो लिबरेट नहीं करते, क्योंकि कॉपर हाइड्रोजन के नीचे है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है मैं वो आपको बताऊंगा जब मैं आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ाऊंगा। तो आप याद रखना चा, क्या चा, ठीक है, जो चाय बोलते हैं चा। तो ये है कॉपर HgAgAu, कॉपर HgAgAu, इसको हम क्या बोलते हैं चा। अगर चा में से कोई एलिमेंट है तो वो हर वक्त H2 के नीचे रहते हैं, और बाकी मतलब ये जनरली यूज आता है, जनरली इससे ही क्वेश्चन आता है, और बाकी एलिमेंट उससे ऊपर रहते हैं। तो जैसे हमारा जिंक था या मैग्नीशियम था वो कॉपर के ऊपर रहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। तो जो हाइड्रोजन के ऊपर रहते हैं ना उनको हाइड्रोजन क्या करेगा, H2SO4 उनके साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस लिबरेट करवा सकता है, पर जो नीचे हैं उनके साथ रिएक्शन मोस्ट प्रोबेबली नहीं होता, उनके साथ रिएक्शन क्या होता है, डाइल्यूट एसिड का नहीं होता। समझ में आया? इसीलिए इस जो क्वेश्चन में है नो रिएक्शन होगा, इसमें रिएक्शन ही नहीं होगा, इसीलिए हम आंसर निकाल नहीं सकते, हाँ या ना। तो अगर ऑप्शन में दिया है नॉन ऑफ दीज, और बोला है कि नो रिएक्शन पॉसिबल, इस टाइप का अगर कुछ दिया है ऑप्शन तो वो मेरा सही आंसर होगा, हाँ या ना। नॉन ऑफ दीज या नो रिएक्शन पॉसिबल होगा मेरा सही आंसर। तो समझ में आ गया होगा आपको कि ऐसा क्वेश्चन होगा तो कैसे करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए और एक टाइप का पॉसिबल क्वेश्चन आता है, और एक पॉसिबल टाइप का क्वेश्चन भी आता है। कौन सा क्वेश्चन आता है देखिए, क्वेश्चन है 200 ml 0.5 molar Na2SO4 is allowed to react with 500 ml 0.2 molar H2SO4, then predict the limiting reagent, क्वेश्चन में हमें ये दिया है, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए एक चीज देखिए, जब दो रिएक्टेंट में सेम रेडिकल प्रेजेंट हो, यहाँ पे SO4 2- दो आयन सेम है, जब सेम रेडिकल भी हम इसको बोल सकते हैं एसिड रेडिकल या बेसिक रेडिकल बोलते हैं ना कैटायन एनायन को, रेडिकल प्रेजेंट हो तो नो रिएक्शन नहीं होता। तो हम अगर रिएक्शन नहीं हो रहा है तो हम लिमिटिंग रिएजेंट कौन है वो बोल ही नहीं सकते, सो वी कैन नॉट प्रेडिक्ट, ठीक है। तो दो टाइप का आपको क्वेश्चन पता चल गया, पहला वाला क्वेश्चन नो रिएक्शन है ना, दूसरा वाला क्वेश्चन में भी नो रिएक्शन। तो ये दो टाइप का रिएक्शन आपको, इस टाइप का क्वेश्चन आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन में डाल सकता है, इसलिए बता दिया, ठीक है। तो नोट डाउन कर लीजिए।
ठीक है। सबको समझ में आ गया होगा। तो अभी देखिए, अगर नंबर ऑफ मोल्स दिया है तो कैसे लिमिटिंग रिएजेंट हम कैलकुलेट करेंगे। मेनली गैसियस जो रिएक्शन होता है जिसमें पूरा गैस का इन्वॉल्व होता है, वहां पे हम नंबर ऑफ मोल्स मेथड यूज करते हैं। मिली इक्विवेलेंट मेथड भी हम यूज कर सकते हैं, पर नंबर ऑफ मोल्स मेथड यूज करना थोड़ा सा इजी रहता है, थोड़ा सा इजी रहता है। तो नंबर ऑफ मोल्स मेथड में पर एक बात है, नंबर ऑफ मोल्स मेथड में हमें बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन चाहिए, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन चाहिए, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स मेथड में हमारा जो स्टोचियोमेट्री कोफिशिएंट है उसका इन्वॉल्वमेंट रहता है, वो इन्वॉल्व रहता है। तो फर्स्ट हमने पढ़ लिया मिली इक्विवेलेंट मेथड, नेक्स्ट पढ़ेंगे नंबर ऑफ मोल्स मेथड। ठीक है, दोनों में आपका आंसर एक ही आएगा। अगर आंसर अगर गलत आ रहा है तो आप इतना याद रखना कि आपने गलत किया है, आंसर एक ही आएगा जो मेथड आप फॉलो करो। तो गैसियस रिएक्टेंट जब रहता है तो ये मेथड फॉलो करने में थोड़ा इजी होता है, क्योंकि गैसियस रिएक्शन में आपको हर वक्त प्रोडक्ट का या रिएक्टेंट का क्या मांगता है, मेनली प्रोडक्ट का आपको मोल फ्रैक्शन मांगता है, मोल फ्रैक्शन मांगता है, नहीं तो परसेंटेज मांगता है, परसेंटेज मांगता है, मोल फ्रैक्शन मांगता है। समझ में आया? और उसका वॉल्यूम भी मांग सकता है, वॉल्यूम तो आपको पता है, वॉल्यूम एट एसटीपी मांगता है। पर जो हमारा सॉल्यूशन था उसमें मेनली क्या मांगता है, मोलारिटी मांगता है, कॉन्सेंट्रेशन और अमाउंट मांगता है, और किसी ना किसी का मोलारिटी गिवन रहता है जनरली। तो वहां पे मिली इक्विवेलेंट यूज करना थोड़ा इजी रहता है। वैसा जहां पे आपको मोल फ्रैक्शन मांगे या अमाउंट ऑफ गैस मांगे या क्या मांगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट मांगे या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इन्वॉल्व मांगे, तो हम क्या करेंगे, मोल मेथड यूज कर देंगे। पर मोल मेथड में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको जरूर याद रखना है, क्या है, केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना है, क्योंकि स्टोचियोमेट्रिक कोफिशिएंट इस केस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समझ में आ गया? तो अगर कुछ भी दिया हो, अमाउंट ऑफ गैस दिया हो या वॉल्यूम ऑफ गैस दिया हो या हमारा क्या दिया है, मास परसेंट दिया हो, मास दिया हो या परसेंटेज ऑफ क्या दिया है, प्यूरिटी दिया हो, अमाउंट मतलब मास सेम ही है, लिख दिया डबल चलेगा, उस टाइप का कुछ दिया हो, तो पहले क्या करेंगे, हम नंबर ऑफ मोल्स में उसको कन्वर्ट करेंगे। पहले नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद स्टेप में क्या करेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट का हम डिटर्मिनेशन करेंगे, उसके बाद हम लिमिटिंग रिएजेंट डिटरमाइन करेंगे। तो आपको तो पता है मिली इक्विवेलेंट मेथड में क्या होता था, जिसका मिली इक्विवेलेंट क्या होता था, कम होता था, वो लिमिटिंग रिएजेंट होता था, बहुत इजी था। पर इस मेथड में ऐसा नहीं होता, इस मेथड में ऐसा नहीं होता। क्या करना पड़ता है, पॉइंट लिख लीजिए, डिवाइड नंबर ऑफ मोल्स of each reactant by their stoichiometric कोफिशिएंट। तो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे हम नंबर ऑफ मोल्स को उनका स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट के साथ। देन क्या होगा, वन विथ जिसका लीस्ट रेशियो होगा वो होगा हमारा क्या, लिमिटिंग रिएजेंट। जिसका लीस्ट रेशियो होगा वो होगा हमारा क्या, लिमिटिंग रिएजेंट। तो समझ में आया कैसे करना है? ठीक है, तो अभी इसको बेस करके हम एक दो क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे, उसके बाद आज हमारा
जो लिमिटिंग रीएजेंट का कॉन्सेप्ट है वो खत्म होगा। ठीक है, तो लिख लिया होगा सब। तो क्वेश्चन लिखिए, फॉर ए रिएक्शन N2 + 3H2, यहाँ पे बैलेंस करके दे दिया है 2NH3। यस, आपको पहले से बता दे रहा हूं कि आप इसमें भी मिली इक्विवेलेंट अगर यूज करेंगे तो कोई गलत नहीं होगा, या जो पहले हमने करवाया था वहां पे भी आपको नंबर ऑफ मोल्स अगर आप यूज करेंगे तो कोई गलत नहीं होगा। सिर्फ क्या होगा, क्वेश्चन थोड़ा लेंदी हो जाएगा सॉल्व करने में। ठीक है, फॉर द रिएक्शन 2 moles of N2 is reacting with 10 moles of H2, 10 moles of H2. Then calculate 1 में दिया है moles of NH3 फॉर्म, moles of अमोनिया फॉर्म। 2 में दिया है वॉल्यूम ऑफ NH3 प्रोड्यूस्ड। क्वेश्चन में कुछ दिया हो ना दिया हो, इसको हम STP ही पकड़ेंगे क्योंकि वॉल्यूम मांगा है। 3rd में दिया है क्या, अमाउंट ऑफ NH3 फॉर्म। ठीक है, और 4th में दिया है वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आफ्टर द रिएक्शन, ये दिया है एट STP। वॉल्यूम दिया है, अगर गैस का केस होगा तो वॉल्यूम दिया होगा तो STP में भी दिया होगा। तो बोला है कि मोल्स ऑफ NH3 फॉर्म दिया है, मांगा है, वॉल्यूम ऑफ NH3 प्रोड्यूस्ड मांगा है, अमाउंट ऑफ NH3 फॉर्म मांगा है, और वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आफ्टर द रिएक्शन मांगा है। मतलब टोटल वॉल्यूम मांगा है। क्या मांगा है, टोटल वॉल्यूम आफ्टर द रिएक्शन क्या होगा, टोटल वॉल्यूम आफ्टर द रिएक्शन क्या होगा वो मांगा है। तो क्वेश्चन आप नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद मैं इसको आपको सॉल्व करवा दूंगा। ठीक है, ठीक है, हो गया होगा। तो हम अभी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में क्या गिवन है देखिए, N2 + 3H2 दे रहा है 2NH3, हाँ या ना। नंबर ऑफ मोल्स गिवन है कि ये 2 मोल्स है, H2 क्या है 10 मोल्स, हाँ या ना। तो मैंने बोला था पहले कि स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट को डिवाइड करके हम रेशियो निकालेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2/1, यहाँ पे हो जाएगा 10/3, हाँ या ना। तो ये हो जाएगा 2, ये तो 10/3, और क्या है 10/3 मतलब कितना आ जाएगा 3.33 ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, तो किसका ज्यादा है, इसका ज्यादा है रेशियो, इसका रेशियो क्या है लेस है, हाँ या ना। तो मेरा लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, नाइट्रोजन। मेरा लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, नाइट्रोजन है। ठीक है, तो अभी कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, अभी कैसे सॉल्व करेंगे आप देखिए।
तो मुझे मांगा है पहला क्वेश्चन में मांगा है कि कितना मोल एमोनिया फॉर्म हुआ है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे ऐसे कि जो आपको पूछा था, बोला था, क्या बोला था, पहले बोला था स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट के टाइम में 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन इज इक्विवेलेंट टू 2 मोल ऑफ क्या होगा, अमोनिया। और मैं बोल सकता हूं 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन प्रोड्यूसेस क्या है, 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। ये आपको कहां से मिल गया, केमिकल रिएक्शन से, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से, आया ना। तो यहां पे कितना दिया है, 2 मोल दिया है, तो 2 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन विल प्रोड्यूस क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इक्वल टू 4 मोल्स ऑफ अमोनिया। तो मेरा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया फॉर्म मुझे मिल गया, क्या हो गया आंसर, 4 मोल्स हो गया, 4 मोल्स हो गया। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन में दिया है कि वॉल्यूम ऑफ, क्या दिया, ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन में दिया है वॉल्यूम ऑफ NH3 फॉर्म, आया ना। तो हमें पता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NH3 फॉर्म इक्वल टू क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ NH3 डिवाइडेड बाय क्या होगा, 22.4 लीटर, आया ना, जब STP पे होता है। ठीक है, ये वॉल्यूम किस में रहेगा, लीटर में रहेगा। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं कि वॉल्यूम ऑफ NH3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NH3 फॉर्म इंटू 22.4 लीटर में आएगा। तो n का वैल्यू कितना आ रहा है, 4, तो 4 इंटू 22.4, तो ये हो गया कितना, 89.6 लीटर। 89.6 लीटर क्या हो गया, मेरा अमोनिया का फॉर्मेशन हो गया। समझ में आया, बहुत इजी है, टफ नहीं है टोटली। तो सेकंड क्वेश्चन भी मेरा सॉल्व हो गया, आया ना। अभी थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन में क्या मांगा है, थर्ड क्वेश्चन में मांगा है अमाउंट ऑफ NH3 फॉर्म, आया ना। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या लिख सकता हूं मैं, गिवन मास बाय मोलर वेट, और गिवन वेट बाय मोलर वेट लिख सकता हूं, आया ना। तो यहाँ पे गिवन वेट पता नहीं, मोलर वेट कितना दिया है अमोनिया का, 17 ग्राम होता है, 17 ग्राम होता है। दैट इम्प्लाइज W इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स इंटू 17 ग्राम। नंबर ऑफ मोल्स कितना निकला है, 4 इंटू 17, 4 इंटू 17 ग्राम हो गया मेरा आंसर। ठीक है, यहां तक आप नोट डाउन कर लीजिए। तो पहले मैंने निकाला कितना मोल एमोनिया प्रोड्यूस हुआ, उसके बाद निकाला कितना वॉल्यूम एमोनिया प्रोड्यूस हुआ, और थर्ड में मैंने क्या निकाला, और थर्ड में मैंने निकाला कितना नंबर ऑफ कितना वेट, कितना ग्राम अमोनिया फॉर्म हुआ। कितना ग्राम अमोनिया फॉर्म हुआ, 4 इंटू 17 ग्राम अमोनिया फॉर्म हुआ, आया ना। तो पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेना है, उसके बाद वहां से वॉल्यूम, ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया इक्वल टू वेट ऑफ अमोनिया डिवाइडेड बाय मोलर वेट ऑफ अमोनिया। मोलर वेट ऑफ अमोनिया होता है 17 ग्राम, तो मैंने पुट कर दिया और मैंने आंसर निकाल दिया। ठीक है, हो गया। उसके बाद क्या मांगा है, नंबर ऑफ और वॉल्यूम आफ्टर द रिएक्शन मांगा है। तो वॉल्यूम आफ्टर द रिएक्शन निकालने के लिए मुझे नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर द रिएक्शन निकालना पड़ेगा, नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर द रिएक्शन निकालना पड़ेगा। तो कितना हो रहा है नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर द रिएक्शन, वो हमें देखना है। ठीक है, तो ये मेरा रिएक्शन है, आया ना। मुझे मिल गया है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया मुझे मिल गया है 4, ये तो गिवन है। उसके बाद देखिए मैं बोल सकता हूं कि इसको 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन विल रिएक्ट विथ 3 मोल्स ऑफ क्या बोलूंगा, हाइड्रोजन, आया ना। तो यहां पे गिवन कितना है, 2 मोल, तो 2 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन विल रिएक्ट विथ क्या हो जाएगा,
3 इंटू टू इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, है ना, 6 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन रिएक्टेड क्या हो गया मेरा 6 मोल्स हो गया, है ना, 3 मोल्स हो गया, 4 मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 लेफ्ट जो बच गया, क्योंकि जो बच गया है वो भी तो नंबर ऑफ मोल्स में पार्टिसिपेट करेगा ना, इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 माइनस 6 इक्वल टू 4 मोल्स, है ना, 10 माइनस 6 इक्वल टू क्या हो गया 4 मोल्स। तो मेरा क्या हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर द रिएक्शन, और टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर द रिएक्शन क्या हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया फॉर्म प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 लेफ्ट, आया ना, इक्वल टू हो जाएगा 4 प्लस 4 इक्वल टू 8 मोल्स, आया ना। ये तो सबको समझ में आ गया, नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर द रिएक्शन क्या हो गया 8 मोल्स, ठीक है, सबको समझ में आ गया होगा ये। उसके बाद देखिए मुझे क्या मांगा है, वॉल्यूम आफ्टर द रिएक्शन मांगा है एट H2। तो नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर द रिएक्शन इक्वल टू क्या बोल सकता हूं मैं, वॉल्यूम आफ्टर द रिएक्शन एट STP डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर, आया ना, वॉल्यूम आफ्टर द रिएक्शन इन लीटर एट STP डिवाइडेड बाय क्या बोल सकता हूँ 22.4 लीटर बोल सकता हूँ। तो मेरा वॉल्यूम आफ्टर द रिएक्शन को मैं लिख देता हूँ V, है ना, इसको लिख देता हूँ V। तो क्या हो गया N इक्वल टू V बाय और V टोटल NT VT बाय 22.4, आया ना, दैट इम्प्लाइज VT इक्वल टू क्या हो जाएगा NT इंटू 22.4, जो आएगा वो लीटर में आएगा। तो NT का वैल्यू कितना हो गया इधर से 8, तो 8 इंटू 22.4 क्या हो गया लीटर, ये हो गया मेरा क्या टोटल वॉल्यूम आफ्टर द रिएक्शन। उसको मैंने क्या लिख दिया VT लिख दिया, और टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर द रिएक्शन को मैंने क्या लिख दिया NT लिख दिया है। तो मेरा VT का वैल्यू कितना आ गया 8 इंटू 22.4 लीटर, ये हो गया मेरा सॉल्यूशन। आप मल्टीप्लाई कर देना, मल्टीप्लिकेशन क्या टफ होगा क्या। तो ये हो गया मेरा आंसर, तो आप इसको फटाफट लिख लीजिए। उसके बाद मैं दूसरे वाला करवाऊँ और एक क्वेश्चन करवाऊँ। उसके बाद और एक क्वेश्चन दिया है कि 1.4 ग्राम ऑफ N2 वो सेम रिएक्शन के लिए ही एंड 5.6 लीटर ऑफ H2 रिएक्ट टू फॉर्म अमोनिया, रिएक्ट टू फॉर्म अमोनिया। तो मांगा है कि कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया फॉर्म, आया ना। दूसरा में मांगा है वॉल्यूम ऑफ NH3 प्रोड्यूस्ड, और तीसरे में मांगा है एट STP, ठीक है, एट STP अमाउंट ऑफ अमोनिया फॉर्म, ठीक है, ये मांगा है आप। ये आपको मांगा है, आपको और भी मांग सकता था कि क्या मांग सकता था, वॉल्यूम ऑफ टोटल वॉल्यूम भी मांग सकता था, और बोल सकता है कि अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट वो भी मांग सकता है। वो नहीं बता रहा हूँ, आपको प्रीवियस एग्जाम्पल में बता दिया था। तो आप इस एग्जाम्पल में भी उसको आप अप्लाई कर सकते हो और कैलकुलेट कीजिए। वो उसके लिए आपके लिए टास्क है ये कि आप कैलकुलेट करना कि कितना अमाउंट
रिएक्टेंट बच गया, कितना नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट बच गया, कितना वॉल्यूम रिएक्टेंट बच गया एट एसटीपी, उसके बाद रिएक्शन के बाद टोटल वॉल्यूम कितना हो रहा है एट एसटीपी, टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितना हो रहा है, ये सब आप कैलकुलेट करके आप खुद प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, तो मैं आपको सिर्फ ये 3 बता दूंगा। ठीक है, 2 3। तो कैसे सॉल्व करें देखिए, सेम टेक्निक है। पहले क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स। तो सॉल्यूशन में बोला था पहले क्या करना है, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स। ये हर वक्त पहला प्रायोरिटी अपना रहना चाहिए। तो रिएक्शन मेरा क्या होगा, N2 + 3S2 गिव राइज टू क्या हो जाएगा, 2NH3 हो जाएगा। आया ना। तो नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना है। तो मेरा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 क्या हो जाएगा, 1.4 बाय नाइट्रोजन का कितना होता है, 14 होता है, तो ये हो गया 0.1। वैसे ही नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 क्या हो जाएगा, 5.6 STP डिवाइडेड बाय क्या होता है, 22.4 लीटर। आया ना, 22.4 लीटर। तो ये होता है कितना, 1/4 होता है, ये होता है 1/4 इक्वल टू होगा 0.25। तो अभी उसके बाद उनका रेशियो निकालें, तो इसका हो जाएगा 0.1/1, इसका स्टोइचियोमेट्रिक रेशियो हो जाएगा 0.25/3, 0.25/3 इक्वल टू हो गया ये 0.1। इसका निकालिए कितना हो रहा है, इसका 25, पहले क्या कर दीजिए, 25 को 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 1 पॉइंट क्या हो जाएगा, इसके बाद 0.33, 8.33 हो रहा है, इंटू क्या हो जाएगा 10⁻², तो ये हो जाएगा 0.0833, 0.0833 हो जाएगा। आया ना। तो इन दोनों में से कौन सा ज्यादा है कौन सा कम है, ये लेस है, किसका लेस है, H2 का। आया ना। तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा, तो लिमिटिंग रिएजेंट होगा मेरा H2। लिमिटिंग रिएजेंट मेरा होगा कौन, H2। तो मेरा हाइड्रोजन होगा क्या, लिमिटिंग रिएजेंट। तो पहला स्टेप क्या था, सबको नंबर ऑफ मोल्स में कैलकुलेट करो, उसके बाद स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करो, और जिसका वो जो रेशियो लेस होगा वो होगा मेरा लिमिटिंग रिएजेंट। तो नेक्स्ट स्टेप है लिमिटिंग रिएजेंट डिटर्मिनेशन। आफ्टर द लिमिटिंग रिएजेंट डिटर्मिनेशन, उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पूछा है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया फॉर्म क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस्ड एट एसटीपी क्या होगा, और अमाउंट ऑफ NH3 फॉर्म क्या होगा। ठीक है, समझ में आया। तो उसके बाद क्या करेंगे देखिए, उसके बाद क्या गिवन है, देखिए गिवन है, रिएक्शन लिख लीजिए, गिव्स राइज टू क्या होगा, 2 अमोनिया। तो लिमिटिंग रिएजेंट H2 है, इसलिए हम H2 के हिसाब से कैलकुलेट करना शुरू कर देंगे, इसलिए हम H2 के हिसाब से कैलकुलेट करना शुरू कर देंगे। तो मैं बोलूंगा क्या, 3 moles ऑफ H2 विल प्रोड्यूस क्या है, 2 moles ऑफ अमोनिया। हाँ या ना, 2 moles ऑफ अमोनिया। तो कितना दिया है, 0.25 moles ऑफ H2 विल प्रोड्यूस क्या हो जाएगा, 2 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 0.25 moles ऑफ अमोनिया। हाँ या ना। तो इसको आप सॉल्व कर दे सकते हो, तो ये हो जाएगा 0.50/3। हाँ या ना, 0.50/3। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना, 0.166, 0.166 क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ अमोनिया। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया मुझे मिल गया 0.166। अब खुद भी सॉल्व कर सकते हो, 3 से अगर डिवाइड करोगे 5 को तो क्या होगा, पहले 3 से 1 में ये होगा, रिमाइंडर बचेगा कितना, 2, पॉइंट लगा दोगे तो हो जाएगा 20, उसके बाद 3 6 जा क्या होता है 18, तो 0.166 हो जाएगा ना, नहीं हो जाएगा। उसके बाद देखिए मांगा है कि
वॉल्यूम ऑफ NH3 मांगा है एट एस टी पी, तो वही यूज करोगे, क्या हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NH3 इंटू 22.4 लीटर इक्वल टू हो गया 0.166 इंटू 22.4, ये हो गया लीटर में। ये मिल गया मेरा क्या वॉल्यूम ऑफ NH3 प्रोड्यूस्ड। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। उसके बाद मांगा है अमाउंट ऑफ NH3 प्रोड्यूस्ड, हाँ या ना। ये पहला वाला क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल गया, ये दूसरा वाला का मिल गया। तीसरा वाला मांगा है क्या अमाउंट ऑफ NH3 प्रोड्यूस्ड, तो अमाउंट ऑफ NH3 प्रोड्यूस्ड क्या हो जाएगा, डायरेक्ट लिख रहा हूं, फिर से बताना नहीं पड़ेगा कि नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन वेट बाय मोलर वेट होता है, इक्वल टू हो जाएगा एमोनिया इंटू क्या हो जाएगा मोलर वेट ऑफ अमोनिया। तो ये लिख दिया 0.166, मोलर वेट कितना होता है 17 ग्राम होता है, तो इतना ग्राम हो गया मेरा अमाउंट ऑफ NH3 प्रोड्यूस्ड। तो अमाउंट ऑफ NH3 प्रोड्यूस्ड क्या हो गया इतना ग्राम। तो ऐसे आप सॉल्व कर सकते हो जो भी आपका दिया हो। तो पहले क्या करना है, सिंपल सा मेथड है, पहले जो भी डाटा दिया है आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, उसके बाद जो केमिकल रिएक्शन है उसको आपको बैलेंस्ड करना है, और नंबर ऑफ मोल्स से आपको स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट को क्या करना है रिएक्टेंट का डिवाइड करना है। तो जिसका रेशियो नंबर ऑफ मोल्स बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट कम होगा वो हो जाएगा लिमिटिंग क्या रिएजेंट, उसके बाद उसके हिसाब से हमें कंपेयर करना है। अभी अगर मुझे पूछा कि कितना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 कितना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 बचा मतलब रिएक्ट हुआ है, तो मैं ऐसे बोल सकता हूं कि 3 मोल्स ऑफ H2 will react to it, क्या बोल सकता हूं 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन, हाँ या ना। अगर पूछा, ये तो आपको पूछा नहीं है पर मैं बता दे रहा हूं कैसे सॉल्व करोगे। तो 0.25 मोल्स ऑफ H2 विल रिएक्ट विथ क्या कर दूंगा 1/3 इंटू 0.25 मोल्स ऑफ क्या हो जाएगा अमोनिया, हाँ या ना 0.25 मोल्स ऑफ अमोनिया। तो आप इसको भी सॉल्व कर सकते हो, हाँ या ना। इसको भी सॉल्व करोगे तो क्या करोगे 25 से उसको डिवाइड करोगे, हाँ या ना। तो जो स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट डिवाइड किए थे याद कीजिए क्या हो रहा था 0.25/3 का वैल्यू 0.0833 हो रहा था। तो 0.0833 क्या होगा हमारा मोल्स ऑफ N2 क्या होगा रिएक्ट होगा, ये मेरा रिएक्ट होगा। तो आप ऐसे भी जान सकते हो कि उसका स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट जितना डिवाइड करोगे तो उस हिसाब से क्या होगा N2 रिएक्ट होगा। तो मोल्स ऑफ N2 लेफ्ट क्या होगा इक्वल टू कितना था ओरिजिनली N2 0.1 मोल हमने गिवन दिया था 0.08 हुआ 33, और नियरली लिख सकते हैं इसको इक्वल टू क्या 0.08 मोल्स, नियरली लिख दिया तो ये हो गया 0.08। तो इसका वैल्यू कितना आ गया 0.02। तो 0.02 मोल्स क्या हो गया मेरा N2 बच गया, 0.02 मोल्स मेरा N2 बच गया। तो ऐसे भी आपको अगर कैलकुलेशन में पूछेगा कि ये सब कैलकुलेट करने के लिए तो आप कर सकते हो, तो आप कर सकते हो। तो यहां तक क्वेश्चन पूछा था मैंने आपको सॉल्व करवा दिया, ये भी आपको मैंने बता दिया, ठीक है। उसके बाद हम क्या पढ़ना है, हमें आगे हम पढ़ के जाएंगे कि कुछ हमारा प्यूरिटी होता है कि हमारा मेटल लेते हैं या कुछ चीज लेते हैं तो उसमें कुछ इम्प्यूरिटी रह जाता है, तो परसेंटेज प्यूरिटी होगा तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद क्या पढ़ेंगे हम, उसके बाद हमें पढ़ना है मिली इक्विवेलेंट में सॉल्यूशन वाला क्वेश्चन में मैं प्यूरिटी का एप्लीकेशन करके थोड़ा क्वेश्चन करवा दूंगा। उसके बाद मिक्सचर अगर होगा,
अगर मिक्सचर होगा, मेटल का मिक्सचर हो या कंपाउंड का मिक्सचर हो, तो उसमें कैसे कैलकुलेट करना है मैं आपको बता दूंगा। तो आज के क्लास में हम इतना ही पढ़ते हैं। तो जो जो क्वेश्चन आपको करवाया गया है आप उसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, और उसका रिलेटेड क्वेश्चन भी आप अलग बुक से ट्राई कर सकते हो, क्योंकि मूल कॉन्सेप्ट में अगर आप जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना आपका बेसिक स्ट्रांग होता जाएगा। तो अच्छे से रहिए, पढ़ाई कीजिए और अपना ख्याल रखिए।